ये हमको आगे से बढ़ाना है, इल्मे सेहत है ये, सेहत से ख़वातीन और हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक और अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, इलाज बिल दवा यानी कि फार्माकोथेरेपी, यानी दवाइयों के ज़रिए से मर्ज़ का इलाज करना। यूनानी पैथी में यूँ तो सेहत को बनाए रखने के लिए कुदरती तरीक़ों पर ही जोर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ज़िंदगी के रहन सहन में बदलाव, खान पान या ग़िज़ा का ध्यान रखना। मिसाल के तौर पर रोज़ाना कसरत करना, नींद पूरी करना और नुकसान देने वाली चीज़ों से परहेज़ रखना। इन सब तौर तरीक़ों को अपनाकर बेहतर ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन अगर ज़रूरी रद्दोबदल करने के बाद भी आराम ना आए तो दवा का सहारा लेना पड़ता है। आइए इसके बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। इलाज बिल दवा, दवा से इलाज से मुराद ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ हैं, जैसे माजून, जवारिशात, अर्कियात, इत्रिफलात से हम इलाज करते हैं। उन दवाओं को मुख्तलिफ़ सिस्टम में हमारे यहाँ इलाज मुआलजा जो है उनसे किया जाता है। यूनानी में दवाओं का जो दर्जाबंदी की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो 3 सोर्सेस हैं। पहला सोर्स जो जिनकी सबसे ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम आम तौर से आम ज़बान में हम कहते हैं जड़ी बूटी, उनकी तादाद तकरीबन 80 से 90% है। मुफ़रद अद्वियात में तरह तरह की अद्वियात हैं, कुछ रूट्स हैं यानी जड़ें हैं, और कुछ जो है तना या पत्तियां हैं, कुछ फल हैं जिनको हम हब या हुबूब कहते हैं, कुछ तुख्म हैं यानी बीज हैं। इसके अलावा जो मादनी दवाएं यानी कि नमकियात या जो मादन से जो निकलती हैं वो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे हजरियात के इस्तेमाल होता है, पत्थरों का भी दवाओं के तौर पर इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पे पत्थरी के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक यूनिक चीज़ है। अब कुछ तो दवाई ये वो हैं जो ठोस हैं, जैसे सोना चांदी है, लोहा है, ये भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो तकरीबन 20% दवाएं हैं, उनमें से कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं उनसे ली जाती हैं, या उनके गोश्त से, उनके दूध से, या उनके कुछ इस तरह की चीज़ें उनसे होती हैं जिन्हें हम ज़ूलॉजिकल ओरिजिन या एनिमल ओरिजिन ड्रग्स कहते हैं। क्योंकि ये दवाएं कुदरत से ली जाती हैं, कई बार उनमें कुछ सम्मी असरात आ जाते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि दवा बनाने से पहले उनके नुकसान अवारजात को दूर किया जाए। तो बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जिनमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट की संभावना होती है, उसके चांसेस होते हैं, तो उसको हम पहले बहुत सारी प्रोसेसिंग करके तब उनको यूज़ करते हैं। फिर हम कुछ लोग तो सिर्फ सिंगल ड्रग्स के तौर पे इन दवाइयों यूज़ करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मुलेशंस भी हम लोग बनाते हैं। तो जितनी भी दवाएं हैं ये सारा मेनली वाइल्ड सोर्सेज या जंगल से आती हैं। इन दवाओं को हम सबसे पहले इस काबिल करते हैं, उनके अंदर धूल है या और भी कोई चीज़ें ऐसी, वो सारी की चीज़ कदूरतें जिनको हम कहते हैं, जो खराबियाँ होती हैं उनको पहले साफ़ कर लेते हैं। जैसे कुचला है, हमारी यूनानी दवा बहुत ही ख़ास दवा है, उसके अंदर कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी है, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं कि उसे हम उससे अलग कर दें। तो उसके लिए हम एक तदबीर करते हैं जिसके अंदर हम उस दवा को पहले 7 दिन तक पानी में भिगोते हैं, फिर हम उसको दूध में उबालते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं, फिर उसके अंदर से एक पत्ता होता है उसको निकाल देते हैं जो कि जहरीला होता है। हम उनको बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं और तब जा कर के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि ये दवा जो है कम सीमियत की है, और फिर जब हम उनको ख़ास तौर से एक ख़ास डोज में देते हैं, एक ख़ास मकदार में देते हैं, तो उनकी सीमियत जो है चेक होती है। दवाओं को उनकी कुदरती शक्ल और तासीर से इस्तेमाल करने तक का सफ़र बेहद लंबा और पेचीदा होता है, जो दवासाजी में माहिर लोगों की देखरेख में ही होता है, फिर चाहे वो छोटे दर्जे का हो या फिर बड़े दर्जे का। यूनानी निर्माण हमारे यहाँ 296 ड्रग हैं, औषधियाँ हैं जो ड्रग विभाग से अप्रूव्ड हैं। उनको बनाने का एक बेहद लंबा सफ़र होता है, एक लंबा रास्ता हमें तय करना पड़ता है। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की प्रोक्योरिंग करते हैं, अच्छे नेशनल वेंडर से हम लोग अप्रूव्ड जो मटेरियल है उसको हम मंगाते हैं, और मटेरियल मंगाने के उपरांत हम उसको अपने लैब में टेक्निकल कमेटी के द्वारा
ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग के पश्चात हम उसको फिजिको-केमिकल टेस्टिंग में उसको सारे मटेरियल को ले जाते हैं। हम पहले तो साफ़ सुथरी दवा जो रॉ मटेरियल या मुफरद अद्वियात जो होती हैं उनको हम लेते हैं, जो ज़्यादा पुराना ना हो और जो फ्रेश से फ्रेश यानी ताज़ा से ताज़ा हो सकता हो उसको हम लेते हैं। तो हम जब वेरीफाई कर देते हैं तो मटेरियल को हम ग्रीन सिग्नल देते हैं, उसको इशू कर देते हैं प्रोडक्शन के लिए। फिर हमारे प्रोडक्शन के अनुभाग में ये मटेरियल चला जाता है। और उन दवाओं को हासिल करने के बाद उसके अंदर खुसूसियत से जो जड़, पत्ते, तने, छाल दवाएं जो होती हैं उनको हम पाउडर कर लेते हैं, अलग पाउडर कर लेते हैं। बहुत सी हमारे यहाँ दवाएं हैं जिनको हम सफ़ूफ की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, तो उन दवाओं को पाउडर कर लिया जाता है। उनको बाकायदा पीसा जाता है, जिसको अमले सहक कहते हैं हम। बाकायदा उसको हावन दस्ते से लेके और मुख्तलिफ किस्म की खरल हैं उनमें उनका पाउडर बनाया जाता है। या आजकल जो मॉडर्न तरीके से ये है कि उनको ग्राइंडर में डालकर और पाउडर कर लिया जाता है और एज इट इज़ उनको जो है हम सफ़ूफ की शक्ल में इस्तेमाल कराते हैं। उस सफ़ूफ को दुरदुरा करके उसके अंदर कोई राबिता बना के फिर हम उसके अंदर कुर्स या हब यानी टैबलेट या पिल बनाते हैं। बस दवाएं ऐसी हैं कि उनको पाउडर करने के बाद उनकी गोलियां बनाई जाती हैं, जिसको हमारे यहाँ हब कहते हैं। हब के मतलब ये है कि गोल टैबलेट, कुर्स के मतलब चपटी। तो इन शक्ल में भी दवाएं हमारे यहाँ बना के दवा के तौर पे इस्तेमाल कराई जाती हैं। ये भी मर्ज़ के हिसाब से और मरीज़ के हिसाब से बनाई जाती हैं और इनकी जो मिक़दार खुराक है वो भी इसी के हिसाब से हम उसका साइज़ बनाते हैं। टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन वगैरह जितने एज़ पर जो आयुष नॉर्म जो हैं हमारे प्रोडक्ट जो हैं यूनानी की उनको टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी चैम्बर है जिसमें दवाओं की स्टेबिलिटी टेस्ट की जाती है। एक डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जा रहा है टैबलेट का कि कितनी देर में टैबलेट डिज़ोल्व होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टैबलेट की टेस्टिंग का, जो हमारी यूनानी टैबलेट के लिए ख़ास तौर पे उन पे किया जाता है, ताकि उसको आसानी से मरीज़ भी आसानी से ले सकता है और उसकी डोजिंग में भी आसानी हो जाती है। उसकी वजह से जो खमीरे और जवारिश के साथ जो पहले परेशानी होती थी उसमें वो सब चांसेस कम हो जाती है उसमें। उसकी वजह से हम इनके शेप चेंज करना शुरू किया हमने, और उसमें हम नई नई फॉर्मुलेशंस हम शेप चेंजर के मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद में तीसरी किस्म जो यूनानी की दवाओं की है उसमें क्या करते हैं, दुगना या तिगना मिकदार का शहद ले लेते हैं। उस शहद में हम उसको मिला देते हैं, जो एक चटनी की सूरत आ जाती है जिसकी एक अलग अलग नाम है। जैसे आप कहें माजून है, इतरीफल है, जवारिश है, लऊक है, लबूब हैं, ये जितनी भी दवाएं हैं ये सब शहद में बनाई जाती हैं। तो आजकल शहद तो इतना ज़्यादा आसानी से मिलता नहीं, शहद खालिस, तो उसकी जगह शक्कर का क़िवाम बना लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं और उसमें फिर पाउडर को मिला के गूंद के पूरी तरह से ख़ास किस्म का एक दवा बना लेते हैं जिसको माजून कहते हैं। फिर उस माजून की अलग अलग किस्में हैं जो सफ़ूफ और क़िवाम पे मुनहसिर हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुश्ता जात भी बनाए जाते हैं। बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर दवा को हम एक बूता बनाते हैं मिट्टी का, उसके अंदर हम रखते हैं और फिर उसको हम जला देते हैं तो वो कुश्ते की शक्ल हो जाती है, जिसमें जो दवा का जो सफ़ूफ है बहुत ही माइक्रोफाइन हो जाता है, जो इंटेस्टीन तक से एब्जॉर्ब हो जाता है। खमीरा बनाने के लिए इन तमाम दवाओं से थोड़ा अलग जो है उसका तरीक़ेकार अख्तियार किया जाता है। खमीरे के लिए दवाओं को पहले पानी में भिगोया जाता है, पानी में भिगोने के बाद फिर उन दवाओं को उबाला जाता है। उबालने के बाद जो उसका एक्सट्रैक्ट आता है, जो हमारे यहाँ जिसको हम जोशांदा कहते हैं, उस जोशांदे के अंदर फिर हम शक्कर मिलाकर फिर उसको हम इतनी देर पकाते हैं कि उसका 3/4 पानी जो है वो उड़ जाता है, 1/4 पानी रह जाता है और फिर उसको छान लिया जाता है। छानने के बाद फिर शक्कर मिलाकर और आग पर इतनी देर उसको पकाते हैं कि उसका क़िवाम गाढ़ा हो जाए। क़िवाम गाढ़ा होने के बाद फिर आग से उतार लिया जाता है और 2-4 घंटे या 8 घंटे के बाद फिर उसकी जो है उसको इतनी घुटाई की जाती है कि उसका क़िवाम जो है सफ़ेद हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो दवाओं का जोशांदा है, जैसे किसी को हम लिक्विड शक्ल में या सयाल शक्ल में अगर हम किसी को दवा दे रहे हैं, कोई मरीज़ ऐसा है कि जो पाउडर नहीं खा सकता है, तो उसके लिए हम शरबत का इस्तेमाल करते हैं, अर्क का इस्तेमाल करते हैं। शरबत के लिए हम जो दवा तैयार करते हैं उसमें हम कुछ दवाओं का जोशांदा बनाते हैं, जोशांदे के अंदर हम शहद शामिल करते हैं, फिर उसको हम शरबत की शक्ल देते हैं और वो हम इस्तेमाल करते हैं। खुशबूदार जो दवाएं होती हैं उन दवाओं को पीस के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उनको 2 शक्लें हैं, या तो उनको पानी के साथ मिला के उनका अर्क हासिल किया जाए। बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जिनका हम पानी निकालते हैं और उस पानी को गर्म करके उसको फाड़ के उसको साफ़ करके छान के जब इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टिलेशन के ज़रिए जो हमारे यहाँ क्लासिकल तरीका है, दवाओं को पानी में भिगोया जाता है, कड़ा में उन दवाओं को रखा जाता है और फिर उसको गर्म किया जाता है।
जब दवाएं गर्म होती हैं, उनके बुखारात भाप जब ऊपर को उठती है तो उन बुखारात को हम जो है ठंडक पहुंचाकर कंडेंस करते हैं और उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप की शक्ल में जमा कर लेते हैं, जिसका नाम हमारे यहाँ अर्क दिया गया है। तो ये अर्क जो है ये यूनानी की खुसूसियत है। दवाएं या तो ठोस शक्ल में तैयार की जाती हैं जैसे माजून, कुहल, मरहम, कुर्स वगैरह, या फिर लिक्विड शक्ल में जैसे शरबत, जोशांदा या असल वगैरह, फिर गैसेस फॉर्म में जैसे इनकबाब, शमूम या लखलखा वगैरह। इन दवाओं को बैरूनी और अंदरूनी तौर से इस्तेमाल किया जाता है। मुझे खांसी और एलर्जी की तकलीफ थी, ये लेने के बाद आराम हुआ। जो दवाई दी वो एक मालिश करने के लिए और एक जोशिंदा बना के पीना और टैबलेट तो जो देखो ही सुबह शाम 2 पीना। ये सारी जो दवाओं की किस्में हैं ये अंदरूनी या इंटरनल यूज़ के लिए, हम ऑरली यूज़ के लिए करते हैं। इसी तरह से कुछ सयाल दवाएं हैं। सयाल दवाओं में शरबत हैं, अर्क हैं, आब हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, दवाओं के इंटरनल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम बैरूनी तौर पे करते हैं, जैसे में मरहम है, जिमाद है, तिला है, जिसको जिल्द के ऊपर होने वाले अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को दाने हो गए हैं तो उस पर एक जिमाद लगाया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ पर जिमाद मुहासा है, उसको हम इस्तेमाल कराते हैं, जामिद दवाओं के अंदर आता है। तो गर्ज ये कि यूनानी के अंदर तमाम तरह के अमराज के लिए उनके मौके और महल के इस्तेमाल के नज़रिए से हर दवा की अपनी अपनी शक्ल दी गई है और उसके लिहाज से उसका इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों को अलग अलग शक्ल में तैयार किया जाता है। सभी दवाइयाँ मर्ज़ की और मरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती हैं। सफ़ूफ यानी पाउडर, हबूब यानी गोलियाँ, कोर्स यानी टैबलेट, कुश्ताजात यानी ऑक्साइड्स, शरबत और सिरप। हर दवाई की अपनी एक तासीर होती है और मरीज़ के मिजाज और मर्ज़ को ध्यान में रखते हुए ही इसकी खुराक तय की जाती है। यूनानी में मिजाज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी और पैथी में या कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ यूनानी मेडिसिन में देखने को मिलेगा कि दवाओं का मिजाज होता है और इंसानी मिजाज होता है। दवाओं को इंसानी मिजाज के और मर्ज़ के मिजाज के हिसाब से ही इस्तेमाल किया जाता है। बदन में जब दवा आती है तो फिर दवा को क्या होता है, उस पर क्या असर पड़ता है या वो बदन को कैसा असर डालती है, उस हिसाब से हम दवा के मिजाज का तयन करते हैं। यूनानी का एक तरीका है, वो ये कोशिश करते हैं कि इंसान के मिजाज के मुताबिक दवा दी जाए। यूनानी तरीक़े इलाज इंसान के मिजाज के मुताबिक है और इस मुल्क के मुताबिक है। कुदरत ने हमारे मुल्क में अजीब गरीब हमारा मुल्क है, इसमें हर किस्म के पौधे, हर किस्म के फल, हर किस्म की चीज़ पैदा होती है, हर खित्ते में अलग चीज़ पैदा होती है और उसका असर अलग होता है। कश्मीर है, अब उसमें अखरोट पैदा होता है, बादाम पैदा होता है, फिर केसर पैदा होती है, वहाँ के मिजाज के मुताबिक है। हमारे यहाँ पर जो मानते हैं वो दवा ठंडी या गर्म होगी या खुश्क होगी या तर होगी। हार हरारत से बना है, जो आम लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। हार का मतलब गर्म। इसी तरह बारिद, बारिद का मतलब है ठंडा। जो गीला मिजाज है उसे रतब कहेंगे और इसी तरह खुश्क मिजाज को हम याबिस कहते हैं। इन्हीं सब को मिलाकर कंपाउंड फॉर्मुलेशन बनाई जाती है कि दवा हार याबिस होगी या बारिद याबिस होगी, हार रतब होगी या बारिद रतब होगी। हम दवाओं को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से कि जो गैर तबी खिल्त हम बीमारी में है उसको हम नजीज दें और उसके बाद दवाओं को सिलेक्ट करते हैं जो उसको बाहर कर दे। उसके बाद हम तक़वियत करते हैं और स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, ख़ास मखसूस दवा इस्तेमाल करते हैं ताकि बीमारी ठीक हो जाए। मरीज़ का इलाज करते वक्त हकीम कुछ उसूलों को अपनाते हैं जो दवा की कैफियत और बीमारी दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। दवाओं की ये कैफियत बदली भी जा सकती है, जैसे हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब और बारिद याबिस। जैसे मान लीजिए अगर हम गर्म दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस मर्ज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अगर मर्ज़ बारिद है तो हम उसमें गर्म दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर उस दवा को इस्तेमाल करने के बाद खुश्की आती है तो उसमें ऐसे मर्ज़ में इस्तेमाल करेंगे कि जिस मर्ज़ में तरी से नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर हम खुश्क दवा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास फालिज के मरीज़ आते हैं और फालिज के जो मरीज़ आते हैं ये बीमारी जो है बलगमी बीमारी समझी जाती है, यानी कि इसके अंदर बलगम का मिजाज जो ख़राब हो जाता है, तो इसको निकालना है हमें। अब इसको निकालेंगे कैसे? इसके लिए हमें कुछ दवाएं देनी पड़ती है, इसको हमें तैयार करना पड़ता है, पकाना पड़ता है कि ये निकलने के काबिल हो जाए। निकलने के काबिल बनाने के लिए जो दवाएं हम देते हैं उनको हम मुंजिजात बोलते हैं और चूँकि हम ये बलगम के लिए दे रहे हैं तो इसको हम मुझे बलगम कहेंगे। हर बीमारी का भी अपना एक मिजाज होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी मरीज़ को नज़ला हो गया है तो नज़ला उसको हुआ कैसे? मान लीजिए
वो या तो बहुत देर धूप में चला और उसके बाद आके उसने फ़ौरन पानी पी लिया या एकदम से एसी में जाकर बैठ गया तो उससे उसको नज़ला हुआ, तो ये नज़ला हार कहलाएगा। हमारे यहाँ पर दवाइयाँ यूनानी में इस तरह की दवाइयाँ हैं कि कुछ जो दवाएं हैं जो नज़ले में इस्तेमाल की जाती हैं वो गर्म मिजाज की हैं, कुछ ऐसी हैं जो सर्द मिजाज की हैं, तो उसी तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक हम सोचते हैं कि मौसम किस तरह का है। मिसाल के तौर पे अगर हमें किसी को गर्म खुश्क या गर्म तर दवा देनी है और गर्मी मई और जून का महीना है तो हम उसकी मौसम की शिद्दत को देखते हुए उसकी डोज को कम कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई दवा सर्द खुश्क या सर्द तर है, दिसंबर और जनवरी और फरवरी का मौसम है, तो हम क्या करेंगे उस मौसम में उस दवा की मिकदार को कम कर देंगे। दवा आप किस मर्ज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं और किस आज़ा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप दिमाग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कल्ब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी अपना मिजाज होता है और दवाओं का भी अपना मिजाज होता है। इसी तासीर के साथ साथ ये दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। हर एक ऑर्गन के लिए हमारे पास एक खासियत की वाली दवा होती है। जैसे अमराज सिर में हम बनफशा को देते हैं या ओस्तखुदूस को देते हैं, इसी तरह से हम अमराज रिया यानी लंग्स की बीमारी में उनको हम जूफा देते हैं या बनफशा देते हैं या सिपिस्तान देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इन टोटलिटी हॉलिस्टिक वे में हम मरीज़ और दवा दोनों का ख्याल करते हुए इलाज करते हैं। यूनानी दवाओं को उनकी शिद्दत की बुनियाद पर 4 दर्जों में तकसीम किया गया है। आइए जानें इन्हीं के बारे में। हमारी यूनानी दवाओं को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा और चौथा दर्जा। जैसे कि एक दवा अगर बदन में बार बार दाखिल की जाए अपने मिकदार के हिसाब से लेकिन इतना ज़्यादा असर ना पड़े तो उसको हम दर्जे अव्वल की दवा कहते हैं। वो दवा जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मरीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता उस दवा को इस्तेमाल करने के बाद, बस वो जुज़े बदन बन जाती है अंदर जाके दवा। थोड़ी सी अगर शिद्दत बढ़ेगी तो वो दर्जा 2 कहलाएगी, जो कि आमतौर से टॉलरेबल होती है। नॉर्मल डोज में 5 से 7 ग्राम तक दे सकते हैं। इसकी मिसाल ये समझ लें कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको ग़िज़ा के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनका आमतौर से मिजाज दर्जा अव्वल और 2 होता है। इसी तरह से तीसरे दर्जे की दवा है कि अपने मिकदार में अगर हम पहली बार भी लेते हैं तब भी उससे एक नामुवाफिक असर पड़ता है। उसकी मिकदार खुराक को कम कर देते हैं और उसका इस्तेमाल को भी हम लिमिटेड कर देते हैं। अगर हम उसकी मिकदार खुराक थोड़ी सी भी ज़्यादा कर देंगे तो उससे उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी तेज़ दवाएं कहलाती हैं। चौथे दर्जे की वो दवा है जो दवाओं के अंदर निहायत शिद्दत होती है, जिनको हम जहरीली दवाएं भी कहते हैं, पॉइजनस ड्रग भी कहते हैं, अद्वियाए सम्मी भी कहते हैं, जिसमें हमने संखिया जैसे पॉइजन को, जहर को शामिल किया है। और वहाँ पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसमें उस दवा की शिद्दत को कैसे कम किया जाए, उस दवा को एज इट इज़ नहीं देंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो है तीसरे दर्जे की दवा और चौथे दर्जे की दवा इस तरह इस्तेमाल की जाती है बड़ी प्रिकॉशंस के साथ, और एक ख़ास तरीका एक अमल किया जाता है जिसको हम कहते हैं तदबीर करना, दवाओं की तदबीर करना, ताकि इनकी समियत या ऐसी कैफियत जो नामुवाफिक है, जो हम चाहते हैं, जो इफ़ेक्ट चाहते हैं बदन में, उससे जो दूसरा इफ़ेक्ट आ जाएगा उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी तदाबीर करते हैं। दवाओं को बेहद मेहनत से तैयार किया जाता है और इसीलिए ज़रूरी होता है कि इन दवाओं को लंबे अरसे तक इस्तेमाल के लायक बनाए रखा जा सके। इसीलिए इन्हें संभाल कर रखना ज़रूरी होता है। संभाल कर रखना यानी प्रिजर्वेशन के कई तरीक़े यूनानी तिब में पाए जाते हैं और हर तरीके की अपनी खासियत है। दवाओं के प्रिजर्वेशन का मसला वो इस वजह सामने आया कि पहले जो हुकूमत थे वो अपनी उनकी डिस्पेंसरी या क्लिनिक्स वगैरह हुआ करती थी, तो छोटे लेवल पर अपनी दवाएं तैयार करके दे देते थे मरीज़ों को, तो वहाँ प्रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 महीने 3 महीने में वो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। हर मौसम में हर चीज़ नहीं मिलती और हर जगह नहीं पहुँचती। कुदरत हमारे हकीमों ने उनको महफूज करने के लिए तरीक़ा निकाला है। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस ये करते हैं कि हम उसकी एक ऐसी फॉर्म बना देते हैं कि जिसमें वो कई साल तक ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम एक प्रिजर्वेटिव भी कह सकते हैं उसके लिए, या उसमें जिसमें वो हिफाजत से रहे 2-3 साल तक, ऐसी चीज़ जो दवा भी हो और वो नुकसान भी ना करे और जिसमें हमारी जो दवा है ख़राब भी ना हो, तो उसके लिए हम ज़्यादातर शहद का इस्तेमाल करते हैं। दवाओं का जहाँ तक है कितने टाइम तक अपनी असली हालत पर रहती हैं, दवाओं के ये रख रखाव पर है। अगर आपका रख रखाव सही है तो
2 साल से लेकर के यही 10 साल तक भी ये मेडिसिन ऐसी हैं कि वो अपना रिजल्ट कम से कम 75% देती हैं। दवाओं के अंदर जो है एक्सपायरी डेट नहीं हुआ करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ की तरफ हमारे दवा साज इदारों को ध्यान दिलाया कि हर दवा की जो है शेल्फ़ लाइफ आप उस पर नोट कराएं और बग़ैर जो है शेल्फ़ लाइफ के कितने दिन ये दवा इस्तेमाल करानी है आप इसको नोट करना। तो तमाम दवा साज इदारे इस चीज़ को जो है बरत रहे हैं। ये दवाएं जब बाज़ार में आती हैं तो फिर इनका एक बाज़ाब्ता लेबल होता है। लेबल में लिखा होता है कि ये कब एक्सपायर होंगे, ये कब बनाई गई और ये दवा किस ख़ास मुस्तनद किताब से इसके जो अज्जा हैं उनको तैयार किया गया। इन दवाओं को फिर आम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ हकीम के नुस्खे से प्रेस्क्रिप्शन के तौर पर। हम ओवर द काउंटर दवाएं इस्तेमाल नहीं करते। ओवर द काउंटर दवाएं इस्तेमाल करना बहुत गलत है क्योंकि अक्सर इससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। दवाओं को आज जदीद तरीक़ों से बनाया जा रहा है, जहां हर कदम पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को अपनाया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से इस काम को बेहद अहमियत दी जा रही है। यूनानी का प्रचार प्रसार प्रमुखता से हो रहा है, तो आज इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारी दवाइयाँ इंटरनेशनल गुणवत्ता की हों। काउंसिल ने कुछ नए ड्रग डेवलपमेंट शुरू किए हैं। जो नई आज की बीमारियां हैं बहुत सारी, जैसे डेंगू फीवर है, उसके लिए नए नए ड्रग्स की रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स जो यूनानी में है वो शुगर बेस्ड थी, तो अब डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उसको जहन में रखते हुए परिषद ने उनकी फॉर्म चेंज करना शुरू किया है। यहाँ पर एनालिटिकल सेक्शन है, दवाओं का क्वालिटी कंट्रोल जो है, टेस्टिंग स्टैंडर्डाइजेशन का वर्क यहाँ पर किया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म है, एक आपके जो है क्वालिटी कंट्रोल का वर्क है, एक जो है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ऑफ फॉर्मुलेशंस हम करते हैं। आजकल जो है स्पेशलाइजेशन का दौर है। इस दौर में जो जदीद आलात हैं, जदीद मशीनें हैं, तरह तरह की नई नई मशीनें आ रही हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि वो जो ओल्ड मेथड है हमारा, इस न्यू मेथड में कन्वर्ट करें। यूनानी फार्माकोपिया है, यूनानी फार्मूलेरी है, NFUM, उसके आधार पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हकीम, यूनानी के जो हकीम हैं, प्रोडक्शन उत्पादन प्रबंधक, उनकी देखरेख में सारा प्रोडक्शन किया जाता है। WHO के कंसेप्ट 1 ड्रग 1 क्वालिटी को हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आयुष विभाग के अंतर्गत इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम लोग GMP, ISO, WHO कंसेप्ट के हिसाब से सारी दवाइयाँ बनाएं। जब भी कोई आदमी बीमार होता है, अगर वो चाहता है कि यूनानी का तरीक़ा इलाज अपनाए, तो जाहिर सी बात है दवाओं के बारे में उसको उतनी ज़्यादा इल्मियत नहीं होगी। तो बेहतर है, तो सबसे अच्छा ये है कि वो एक हकीम के पास चला जाए, ना कि दवा खाने के पास सीधे कह दे कि मुझे ये दवा दे, बल्कि उसको बिल ज़रूर अपने हकीम से अपना इम्तिहान करवा करके, अपना मायना करवा करके दवा लिखवानी चाहिए, तब उसको वो दवा लेनी चाहिए। तो देखा आपने, यूनानी तिब में न सिर्फ ये कोशिश की जाती है कि मर्ज़ को सही ढंग से पहचानते हुए उसका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके, बल्कि ये भी एहतियात बरती जाती है कि इस इलाज का कोई गलत असर यानी कि साइड इफ़ेक्ट ना हो। बीमारी को सिर्फ ऊपरी तौर पर ही नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी पूरी तरह से ख़त्म करना ही यूनानी तिब का मकसद है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और अहम यूनानी तरीक़ा इलाज के बारे में। सभी को सेहत की दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। शब खैर, अलविदा। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्मे सेहत है ये, सेहत से